हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? 2023 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं 2024 को या उसके बाद में भी, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज के अंदर हैं और अपकमिंग वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं और उनको पता नहीं है डायरेक्शन एग्जैक्टली सर किस तरह से क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक सरकारी इंजीनियर बनने का सपना तो है, लेकिन उसका रास्ता नहीं पता है कि पहुंचना कैसे सरकारी इंजीनियर के पोस्ट तक। तो इस पूरे डिस्कशन में आज हम पूरे डिस्कशन में यही बातें करने वाले हैं कि सर सरकारी इंजीनियर कैसे बने, क्या बेसिक जरूरतें हैं, कि आपको क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या कौन कौन से बेसिक एग्जाम्स होते हैं, क्या उनका बेसिक पैटर्न रहता है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां बात करूंगा इन जनरल जितने भी एजी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए क्या कॉमन चीजें हैं जो आपको पढ़ के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं कि सरकारी इंजीनियर बनने का जो आपका सपना है वो आप किस तरह से साकार कर सकते हो, उसके लिए इस पूरे वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप टाइटल देख पा रहे हो, सरकारी इंजीनियर कैसे बने, सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे दुखद प्रश्न भी है। एकदम दुविधा में रहते हैं बच्चे, लगातार कोशिश करते रहते हैं सर सरकारी इंजीनियर बनना है, सरकारी इंजीनियर बनना है, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, जूनियर इंजीनियर हो, लेकिन रास्ता पता नहीं है। आज उनको रास्ता भी बताएंगे और उनके सारी प्रॉब्लम्स का समाधान भी करेंगे। तो सरकारी इंजीनियर कैसे बने, ठीक है, देखो क्या क्या संपूर्ण जानकारी हम लोग यहां पर लेके आने वाले हैं। सबसे पहली सर, व्हाट इज एजेई, एजेई होता क्या है, क्या होता है असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता, कौन होता है कनिष्ठ अभियंता, उनके बारे में बातचीत करेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों की, एग्जाम पैटर्न जनरली क्या रहने वाला है इसका, ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस, किसी एक एग्जाम की कट ऑफ एनालिसिस को देखेंगे, क्या जनरल कट ऑफ रहती है और कितना परसेंटेज आपको मार्क्स लाना पड़ता है ताकि आप एग्जाम को निकाल पाए। ठीक है, क्या जनरल सिलेबस है अलग अलग डिसिप्लिन का, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन सबका क्या बेसिक सिलेबस आपको पढ़ के चलना है। अगर आप कॉलेज में हो तो कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है ताकि वो आपके एग्जाम में भी काम आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर पैसा कितना मिलता है, एक सरकारी इंजीनियर बनने पर सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। डिपेंड करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके अलावा अलग अलग पोस्ट के ऊपर, जिस भी पोस्ट के ऊपर, जिस भी हायरार्की के ऊपर, जहां पर भी आप एंट्री करते हो वहां पर उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी आपकी वेरी कर रही होती है। सबसे पहले देखो बात करते हैं एजेई क्या होता है। असिस्टेंट इंजीनियर मतलब सहायक अभियंता और जूनियर इंजीनियर मतलब कनिष्ठ अभियंता। ये दो एक्चुअली ऐसी पोस्ट हैं जहां पर आपको एंट्री लेवल पर नौकरी मिलती है। अगर आप डिप्लोमा धारी हो या फिर आप डिग्री धारक विद्यार्थी हो तो आप लोगों के लिए एंट्री लेवल पर ये दो पोस्ट होती हैं, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की। अब ये असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बेसिकली आपके पास जितने भी इंजीनियरिंग काम होते हैं उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका एप्लीकेशन, उनका एग्जीक्यूशन, ये सारे करने के लिए हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, जूनियर इंजीनियर के भी और असिस्टेंट इंजीनियर के भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बीआरओ डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एमईएस डिपार्टमेंट है, तो सब में कोई ना कोई इंजीनियरिंग काम चल रहा होगा। उन इंजीनियरिंग काम की देखरेख करने के लिए, उनकी प्लानिंग करने के लिए, उनकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपके काम आते हैं कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया है, एक एग्जांपल यहां पर दिया है रेलवे का। ठीक है, ये रेलवे का एग्जांपल है, रेलवे की हायरार्की है। इस तरीके से एसएससी की हायरार्की अलग होती है। जो बच्चे यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं, आईएएस ऑफिसर पोस्ट पे एंट्री करते हैं, वो एंट्री करते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, आप लोग कभी फॉर एग्जांपल किसी बेसिक जगह से एंट्री करते हो तो जूनियर इंजीनियर मतलब कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट आपकी एंट्री लेवल पोस्ट होती है, यहां से आप एंटर करते हो। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया आपको, हायरार्की चार्ट। ठीक है, कौन आपके ऊपर होगा, प्रमोशन के बाद आप कहां कहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें बताई हैं रेलवे बोर्ड की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बोर्ड की वैकेंसीज को, रेलवे की वैकेंसीज को बहुत टारगेट करते हैं। काफी उनका सपना रहता है कि रेलवे में नौकरी मिल जाए तो जिंदगी एकदम ऐश हो जाए। तो यहां देखो जूनियर इंजीनियर से आप एंट्री कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद जूनियर इंजीनियर से प्रमोट होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर और उसके बाद बन जाओगे डिविजनल इंजीनियर और इसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर पे होकर आप रिटायर हो सकते हो अगर आप सही उम्र पर इसमें एंटर कर जाते हो तो। इसी तरीके से और भी बहुत सारी हायरार्कीज आपको देखने को मिलती है, जैसे जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर से आपके पास सेक्शन इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और उसके बाद फाइनली आपके पास चीफ इंजीनियर तक की पोस्ट आप एक्वायर कर सकते हो। चीफ इंजीनियर सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी भी इंजीनियर फील्ड के लिए, किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक्वायर करना। ठीक है, तो अगर सही उम्र में अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स को, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स को अगर सही उम्र में निकाल लेते हो तो वहां पर आप सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम प्रमोट होते होते मैक्सिमम पोस्ट दैट इज चीफ इंजीनियर, वहां तक आप पहुंच सकते हो। और एक सपना होता है बेटा, हर माँ बाप का सपना है कि उसका बेटा चीफ इंजीनियर बन जाए। ठीक है, लेकिन शुरुआत किसी एक जगह से होती है। ठीक है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप। पहला स्टेप उठाना बहुत जरूरी है,
जो कि एंट्री लेवल पर आपके पास जूनियर इंजीनियर है। तो मुझे लगता है यहां आपको समझ में आ गया है कि सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इसके लिए हमें पढ़ाई कौन सी करनी है, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं हमारी क्या होनी चाहिए जिसके लिए हम सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, और क्या बेसिक हमें परसेंटेज मार्किंग लेके चलनी है। ठीक है, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक होता है डिप्लोमा। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग स्टेट के अंदर, जो स्टेट जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं, वो भी जनरली आपके पास डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 3 ईयर डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आप बिल्कुल इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चे प्रेफर करते हैं डिग्री को भी। तो बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री लेते हो, तब अलग अलग स्टेट्स के अंदर स्टेट के इंडिविजुअल बोर्ड्स भी आपके पास होते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करता हूं, तो राजस्थान के अंदर आपके पास आरपीएस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके पास होता है, ये बहुत सारा रिक्रूटमेंट करवाता है। सिमिलरली आपके पास आरएसएम एसएसबी, जो अधीनस्थ सेवा वाला बोर्ड है, वो भी बहुत सारे वैकेंसीज के लिए आपके लिए जो एग्जाम है कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो उन सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग तरीके से होती है। तो अगर आप डिप्लोमा भी करते हो तब भी आप जूनियर इंजीनियर एंट्री लेवल पर, जैसे एसएससी के अंदर बात करता हूं, स्टाफ सर्विस कमीशन की जो बात करें, तो एसएससी जेई का जो एग्जाम आपके पास होता है, उसमें भी अगर आप डिप्लोमा धारक हो तब भी आप बहुत सारे आप पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हो। ठीक है, सिमिलरली डिग्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं यहां पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आगे प्रमोशंस वगैरह में थोड़ा फायदा मिलता है, कि उनका जो प्रमोशन का टेन्योर होता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा सा लेट आता है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर अगर आप डिप्लोमाधारी हो, अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो, तो आपको उसके साथ, डिप्लोमा के साथ साथ कुछ एडिशनल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी लगता है। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको 2+ ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो बेटा जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ अपने कहीं ना कहीं आप साथ में, जैसे डिग्री कर रहे हो तो साथ में कहीं ना कहीं काम भी करना शुरू कर देना, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना शुरू कर देना, ताकि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ जाए वहां पर। तो डिप्लोमा के साथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी तक ऐसी बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है जहां डिग्री के साथ भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर की जो डिग्री है फ्रॉम अ वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर आप कर लेते हो तो वो सफिशिएंट है। आपके पास इंडिया में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सबके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। हाँ, अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई स्टेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु स्टेट है, तो वहां पर हो सकता है कि तमिलनाडु के जो स्टूडेंट्स हैं, वहां के जो डोमिसाइल है, उनको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा हो, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पंजाब की कुछ वैकेंसीज होती है जहां पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपके पास, आपको पंजाबी होनी चाहिए आपका सब्जेक्ट इन क्लास 10th। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो वहां के प्रॉपर डोमिसाइल होंगे वही उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में होता है। लेकिन एक जनरल अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, तब भी आप बहुत सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एक बेसिक योग्यता है, बेसिक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद देखो हमारे पास एग्जाम पैटर्न। सर एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है? एग्जाम पैटर्न बेटा जनरली, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर देखा जाएगा, अभी 90 से 95% एग्जाम्स हो गए हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होने लगे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, अलग अलग तरीके से। जैसे एसएससी ने भी अभी बहुत बड़ा चेंज किया था कि जो सेकंड पेपर था, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो ऑफलाइन हुआ करता था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटर बेस्ड बना दिया, सीबीटी बना दिया, ऑब्जेक्टिव बना दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप अलग अलग तरीके के एग्जाम देख सकते हो। लेकिन दोनों ही, अभी भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें कभी किसी में सीबीटी के फॉर्म में लिया जाता है तो किसी में ऑफलाइन के फॉर्म में लिया जाता है। आपको सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन दोगे और पेन पेपर के थ्रू एग्जामिनेशन आपके पास देखने को मिलता है इस तरीके से। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म एग्जामिनेशन है और ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी आपको जो देखने को मिल जाता है। तो दोनों तरह के पैटर्न एग्जामिनेशन हमारे पास रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह 90 से 95% अब सीबीटी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन कुछ एग्जाम अभी भी ऐसे हैं, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस रेप्यूटेड एग्जाम है, वो अभी भी आपका ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होता है। वो सीबीटी फॉर्म में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि दो फॉर्म में बेटा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, माइंडसेट ध्यान रखना पड़ेगा, एक कंप्यूटर बेस्ड और दूसरा ऑफलाइन के फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर सर अगर मैं जनरल कट ऑफ की बात करता हूं, एक जनरल कट ऑफ कितने मार्क्स हमें लेके आने चाहिए कोई भी एग्जाम के लिए, कितने मार्क्स, अगर मुझे सरकारी इंजीनियर बनना है, अगर मुझे जेईएन साहब बनना है, एईएन साहब बनना है, तो जनरल क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो बच्चे टारगेट करते हैं आजकल वो करते हैं एसएससी जेई को। तो बेटा अगर एसएससी जेई की कट ऑफ एनालिसिस को आप एक बार देख लोगे तो यहां देखो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल मतलब लगभग 6 साल की जो कट ऑफ एनालिसिस है ये मैं आप लेके आया हूं। यहां से थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे देखो 2015 के अंदर आपकी गई थी मार्क्स 103.75, इतने मार्क्स आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, 2016 के अंदर 100 मार्क्स, 2017 के अंदर 117 नंबर, 2018 में 127.5
123.4, 2019 में 123.53 और 2020 में 120 नंबर कट ऑफ गई थी आपकी। ठीक है, ये आउट ऑफ 200 मार्क्स, जो प्रीलिम्स के अंदर एसएससी जेईई का प्रीलिम्स होता है 200 नंबर का होता है, 200 नंबर में से लगभग अगर देखा जाए तो 130 मार्क्स। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटा। आप बोलोगे सर ये तो कंपटीशन जो हमारे पास है काफी ज्यादा है, 200 में से 150 नंबर लाने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। आजकल जो कंपटीशन है वो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में भी बढ़ गया है। चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन दोगे तो वहां भी 60 to 70% इस रेंज में कट ऑफ जाने लगी है। जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन दोगे तो वहां पर भी 60 to 70% कट ऑफ आपकी जाने लगी है। तो इतनी पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कट ऑफ डिपेंड करती है बेटा कैटेगरीज के ऊपर भी, कि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो, आप ओबीसी कैटेगरी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, हैंडीकैप कैटेगरीज में हो। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके पास जो है कैटेगरीज होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो है जो कट ऑफ डिफर करती है। लेकिन हम टारगेट अगर एग्जाम को कर रहे हैं तो आप हाईएस्ट मार्क्स को टारगेट करो। जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मार्क्स को टारगेट करोगे, उनसे +10 मार्क्स लेकर आने की कोशिश करोगे, तब आप हर एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे। तो कट ऑफ का सबसे बढ़िया चीज मैंने बता दी आपको। कट ऑफ के लिए आपको क्या करना है, 60 to 65% या 70% के बीच में मान के चलो। हर एक एग्जाम होता है, उसकी ओवरऑल कट ऑफ इतनी आपके पास रहती है, उतनी उस माइंडसेट से आपको प्रिपेयर करना अभी से शुरू कर देना है। आप कोई भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आप काम कर रहे हो तो आगे देखो सर, कट ऑफ के बाद क्या बेसिक चीजें जो हमें पढ़ के चलनी है। सबसे पहली बात करता हूं मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट होते हैं जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, चाहे आप एएन के लिए फाइट करो, चाहे रेलवे के लिए करो, चाहे एसएससी के लिए करो, स्टेट जेईई के लिए करो, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई भी बोर्ड के लिए आप काम करो, कोई भी बोर्ड के लिए बेसिक सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि बिल्डिंग मटीरियल्स, जैसे कि सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, सॉइल मैकेनिक्स, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स। आरसी हाइड्रोलिक्स के अंदर एफएम आ गया, ओसीएफ आ गया, एचएम आ गया, ये सब आ जाएगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सोम भी साथ में ऐड कर सकते हो यहां पर। ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको अपने कॉलेज टाइम से ही फोकस रखना है ज्यादा। ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा तो बेटा यहां से देखो, बिल्डिंग मटेरियल 4-5 सब्जेक्ट में बता देता हूं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल हुआ, एस्टिमेशन हुआ, सर्वेइंग हुआ। ठीक है, सॉइल में ये एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन इसी के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो ये 5 सब्जेक्ट तो आपके पास हो ही गए। सिमिलरली आपको आरसीसी, ठीक है, आरसीसी और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब्जेक्ट को भी बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सोम को भी आपको थोड़ा देखना है। तो मतलब लगभग इस 13 सब्जेक्ट में से बात करूं तो लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट आपके पास ऐसे होंगे जो आपको कॉलेज टाइम से अगर आप फोकस होकर काम करोगे इनके ऊपर तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी काम आने वाले हैं। ये तो हो गया हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बात हो गई। अब मैं बात करता हूं बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो वहां पर देखोगे तो बेटा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपको पढ़ाए जाते हैं वो सब आपको पढ़ने, सर्किट लॉ के बारे में, एसी फंडामेंटल्स के बारे में, मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। मशीन से बहुत बच्चे घबराते हैं कि सर मशीन का सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ेंगे। डिप्लोमा के स्टूडेंट जनरली बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं, सर मशीन कैसे करेंगे। लेकिन एक बार बेटा अगर कॉलेज टाइम से ही आप ध्यान से पढ़ना शुरू कर दोगे तो ये एग्जाम्स निकालने में बहुत काम आने वाला है आपका। एसएससी में भी अच्छा खासा वेटेज है, तो बहुत एग्जाम्स के अंदर काफी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा सब्जेक्ट है आपके पास, जनरेशन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सिंक्रोनस मशीन। ये कुछ टॉपिक है, ये मैंने कंप्लीट किसी एग्जाम को लेकर नहीं बताया, ये मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स बताए हैं जो आपको आने ही चाहिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो पूरे भारत में, किसी भी राज्य में, पूरे देश में नेशनल लेवल का एग्जाम दोगे या किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम दोगे, ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ के चलनी है। तो कॉलेज टाइम से अवेयर हो जाओ आप इन चीजों को लेके कि बेटा सब ये हमको पढ़ के चलना ही है, ये सारी चीजों को। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो देखो, थ्योरी ऑफ मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके पास, मशीन डिजाइन है। ठीक है, आईसी इंजन कंबशन है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन परफॉर्मेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर्स के बारे में, आईसी इंजन कूलिंग लुब्रिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में, रैंकाइन साइकिल स्पेसिफिकेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, डायनामिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड और फ्लूइड काइनेमैटिक्स। ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्जाम्स के अंदर कॉमन रहते हैं। तो तीनों ब्रांचेस के सभी बच्चों को बता दिया है मैंने कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको अपने कॉलेज टाइम से ही, आप पहले से ही इसको प्रिपेयर करके चलना है, ताकि जब भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, जब भी आप एलिजिबल होते हैं तब आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें और वन शॉट में एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो ये सिलेबस डिटेलिंग थोड़ी सी मैंने आपको बता दी।
अब इसके बाद सर सारी बातें पता चल गई, योग्यताएं क्या होनी चाहिए पता चल गई, क्या करना है हमें ये हमें पता चल गया, कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है फाइनल सैलरी कितनी मिलेगी सर, ठीक है। अब सैलरी की बात करोगे बेटा, डिपेंड करता है कि आपने ज्वाइन किया है एज एन असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एज ए जूनियर इंजीनियर, क्योंकि यही दो पोस्ट हैं जो आपके एंट्री लेवल पर आपके लिए काम आती हैं, ठीक है। ए और जे ये दो पोस्ट होती हैं जिसमें आप एंट्री कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट एई की बात करता हूं, स्टेट इंजीनियर एई की बात करता हूं, तो स्टेट एई की जो जनरली पे ग्रेड होती है सर वो 5400 पे ग्रेड होती है, ठीक है बेटा। 5400 ग्रेड आपके पे ग्रेड यहां पर देखने को मिलती है। अगर मैं स्टेट एई की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की बात करता हूं, तो गजेटेड पोस्ट ऑफिसर होती है, राजपत्रित अधिकारी बन जाते हो आप, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, 5400 पे ग्रेड आपके पास रहती है, लगभग 70 से 80 हजार रुपए आपका इन हैंड सैलरी होती है। तो अगर आपने बीटेक किया है, डिग्री करी है, और जस्ट डिग्री करने के बाद अगर 80 हजार कमा रहे हो, तो लाइफ में समझो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। सिमिलरली जेईएन की जो एग्जाम होते हैं, जेईएन के केस में फॉर एग्जांपल अगर मैं एसएससी की बात करता हूं, तो 4600 पे ग्रेड के आसपास आपके पास रहती है, और यहां पर भी इन हैंड आपके पास 50 से 55 हजार की सैलरी जो है वो आपको इन हैंड यहां पर मिल सकती है। लेकिन जेई के केस में देखोगे तो डिपेंड करता है कि जो जितने भी हमारे पास स्टेट जेई होते हैं, तो स्टेट जेई के केस में जनरली डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, कौन सी सिटी में है, टायर 1 सिटी है, टायर 2 सिटी है, टायर 3 सिटी है, उसके बेसिस पर भी सैलरी आपकी बहुत ज्यादा वेरी भी करती है। जैसे अगर मैं स्टेट जेई की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी सैलरी आपकी 30 से 40,000, लगभग 10,000 का डिफरेंस यहां पर आ जाता है अगर मैं स्टेट जेई की बात करता हूं। तो सेंट्रल जेई की बात करोगे तो 50 से 55 हजार के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है। सिमिलरली कुछ डिपार्टमेंट इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, जैसे आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हुआ, और भी डिपार्टमेंट जो इंडिविजुअली भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकालते हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, वो भी लगभग 55,000 से 60,000 के आसपास। तो लगभग एज अ जूनियर इंजीनियर आप इतना तो टारगेट कर ही सकते हो। और आईएएस लेवल के ऊपर अगर आप यूपीएससी को बेटा टारगेट कर रहे हो, तो वहां पर आप एंटर करते हो एडब्ल्यू की पोस्ट के ऊपर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर, और वहां पर भी पे ग्रेड आपके पास जो होती है वो 5400 की रहती है, लेकिन सैलरी आपके पास इन हैंड लगभग 80 to 85,000 इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है, बहुत ही बढ़िया सैलरी है, ठीक है। इससे आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बदल पाएगी, और उसके साथ साथ ही सरकारी नौकरी पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, चाहे जूनियर इंजीनियर पे लगो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर पे लगो। तो ये पूरा आपको मैंने एक बढ़िया सा रोड मैप बता दिया है। इस रोड मैप को आप फॉलो करोगे, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दोगे, तो बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक, दैट इज सरकारी इंजीनियर बनने की मंजिल तक, ठीक है। और भी इस तरह के गाइडेंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू यशवंत सर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं बहुत सारे सेशन 1-to-1 गाइडेंस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे आगे और भी सेशंस के अंदर, और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या अलग से फायदा है प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का, इनके बारे में भी अगर आपको और जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें ये भी बता दो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में से कौन सी बेटर है, या फिर क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट में और हमें मिलती हैं। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच।